हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। क्लास नाइन्थ का जो हम लोग एनसीईआरटी का सीरीज कर रहे हैं उसमें नाइन्थ चैप्टर अभी डिस्कस करेंगे। टेंथ चैप्टर ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, यानी इसके बाद सिर्फ 5 चैप्टर बचेगा। कौन कौन मैं बताता हूँ। वर्क एंड एनर्जी, साउंड, व्हाई डू वी फॉल इल, नेचुरल रिसोर्स एंड इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस। ये चैप्टर जो है बच जाएंगे। इससे पहले हम लोग 9 चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं, मतलब 9वां चैप्टर जो है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें क्या क्या डिस्कस करना है, सबसे पहले फोर्स के बारे में देखेंगे कि फोर्स क्या क्या करता है। उसके बाद बैलेंस फोर्स अनबैलेंस फोर्स के बीच थोड़ा सा डिफरेंस समझेंगे, उदाहरण यहाँ पे समझेंगे क्या काम करता है। इनके बारे में इन्होंने कई सारी किताबें लिखी थी। इनके थ्योरी के बाद ही, ध्यान देना, इन्होंने सबसे पहले थ्योरी दिया था। इसके थ्योरी के बाद ही न्यूटन ने 3 लॉ लाए, 3 लॉ ऑफ मोशन। बट इनका नॉलेज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था न्यूटन के लिए, तो डिस्कस करेंगे। फिर तीनों लॉ ऑफ मोशन डिस्कस करेंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इनर्शिया, मोमेंटम, एक्शन रिएक्शन के बारे में सब कुछ समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फोर्स क्या है। फोर्स हम जो बोलते हैं, फोर्स को सिंपल हिंदी होता है बल, यानी उसको हम क्या बोलते हैं, फोर्स को हम क्या बोलते हैं, बल, हिंदी में बल बोलते हैं। यानी कि अगर किसी चीज़ पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो जो ऑब्जेक्ट जिस पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं वो अपना जगह चेंज करता है। तो क्या ये डेफिनीशन हुआ फोर्स का? नहीं, फोर्स का डेफिनीशन होता है फोर्स इज नथिंग बट पुश और पुल। यानी किसी चीज़ को या तो हम धक्का देते हैं या किसी चीज़ को अपने तरफ खींचते हैं। ये सब किसके कारण होता है? फोर्स अप्लाई करने के कारण। तो जब किसी चीज़ पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या क्या हम चेंज करते हैं। कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इसको फोर्स अप्लाई किए तो इसका हम जो रेस्ट में था ये बदल लेंगे। हो सकता है ये यूनिफॉर्म मोशन में है, उसको हम बदल देंगे। इसके मोशन का जो डायरेक्शन ये था, हो सकता है डायरेक्शन ये वाला कर दे। अगर बैलून है तो बैलून का फोर्स लगा के हम बैलून के किसको बदल सकते हैं? शेप एंड साइज को बदल सकते हैं, बैलून के शेप को बदल सकते हैं। तो सिंपल समझ गए कि इट इज़ ए एंटिटी which when applied on a body changes or tend to changes the body। मतलब अगर फोर्स किसी बॉडी पे अप्लाई किया जाएगा तो बॉडी में ये सब बदलाव हो सकते हैं कि बॉडी अगर रेस्ट में है तो हो सकता है मोशन में आ जाए, यूनिफॉर्म मोशन में है तो हो सकता है मोशन में बार बार बदलाव हो, एक्सेलरेशन हो जाए, डायरेक्शन ऑफ मोशन बदल जाए, उसके अलावा शेप बदल जाए। जैसे स्प्रिंग है, फोर्स लगाओ दोनों साइड से तो स्प्रिंग का शेप बदल जाएगा ना। बैलून में शेप अगर आप धक्का दो तो बैलून का शेप बदल जाएगा। यही सब बात है, क्लियर। अब 2 टाइप के फोर्स होते हैं, बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स। यहाँ से उदाहरण देख लेते हैं। कोई अगर ये एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, 2 फोर्स अप्लाई करो, एक फोर्स है F1, एक फोर्स है F2। अगर दोनों सेम फोर्स है, दोनों सेम फोर्स अप्लाई करो इधर से भी इधर से, तो क्या ये ऑब्जेक्ट अपने जगह से हिलेगा? नहीं हिलेगा। क्यों? क्योंकि जो फोर्स, दोनों फोर्स अप्लाई कर रहे हो, इधर जितना देखो, फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। इधर से 5 न्यूटन से खींच रहे हो, इधर पे भी 5 न्यूटन से खींच रहे हो। तो क्यों ये? क्योंकि दोनों तरफ से 5 न्यूटन से खींच रहे हो, तो जो नेट फोर्स होगा इस पे लगेगा, नेट फोर्स तो इस पे 0 लगेगा, तो ये ऑब्जेक्ट अपने जगह से नहीं हिलेगा। ठीक है। अब क्वेश्चन होता है, क्या ऑब्जेक्ट हमेशा रेस्ट में रहेगा? ऐसा नहीं होता। मैंने ये नहीं बोला कि अब रेस्ट में रहेगा। देखो, कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है, ध्यान देना, कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है, यहाँ ऑब्जेक्ट है ऑलरेडी, वो धीरे धीरे चल रहा है। अब पीछे से आप उसको धक्का दे रहे हो तो पीछे से मान लो जो फोर्स लगा रहे हो F1, वो फोर्स पता है किसके बराबर है? फ्रिक्शन के बराबर है। तो ये फोर्स आप F1 लगा रहे हो और गाड़ी में फ्रिक्शन है F2, तो F1 बराबर F2 अगर है तो इसको भी हम बैलेंस फोर्स बोलेंगे। लेकिन क्या गाड़ी रुक जाएगी? ये नहीं, गाड़ी रुकेगी नहीं। क्या गाड़ी और तेज चलेगी? नहीं, गाड़ी तेज भी नहीं चलेगी। जिस स्पीड से चल रही थी उसी स्पीड से चलेगी, क्योंकि जो फोर्स हम यहाँ पे हम अप्लाई करें और जो इस फोर्स के अप्लाई करने के कारण जो फ्रिक्शन लग रहा है, दोनों बराबर है।
पहले फ्रिक्शन कुछ और, नया जो फ्रिक्शन है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो जो दोनों बराबर हो गए, यानी जिस रफ्तार से ये गाड़ी चल रही थी उसी रफ्तार से चलेगी, ना बढ़ेगी ना घटेगी। इसी को बैलेंस फोर्स बोलते हैं। क्लियर। तो बैलेंस फोर्स का ये कतई नहीं मतलब नहीं होता है कि वो ऑब्जेक्ट हमेशा रेस्ट में होगा। क्लियर। अब चलिए हम समझते हैं अनबैलेंस फोर्स। तो बैलेंस फोर्स समझ गए। अनबैलेंस फोर्स का मतलब है कि एक तरफ आप फोर्स लगा रहे हो, जैसे एग्जांपल यहीं पे ले लेते हैं, F1 ग्रेटर देन F2 होगा, और ये फोर्स अगर ज़्यादा होगा तो ये जो बुक यहाँ पे रखा है वो जैसे इधर से फोर्स लगा रहे हो 5 न्यूटन, यहाँ पे फोर्स लगा रहे हो 2 न्यूटन, तो ये इधर के तरफ कितना नेट किधर कितना फोर्स लगेगा 3 न्यूटन, तो यानी ये बुक जो है इधर की तरफ खिंचा जाएगा। क्लियर। इसको बोलते हैं अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये बहुत एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ पहले, फिर हम लोग आगे समझेंगे। यहाँ पे देखो, अगर कोई बैलेंस फोर्स लग रहा है, बैलेंस फोर्स, और वो रेस्ट में नहीं है, वो मोशन में है, तो उसका मोशन क्या होगा, उसका मोशन यूनिफॉर्म होगा। ध्यान देना, उसका मोशन क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। जिस रफ्तार से चल रहा है उसी रफ्तार से चलेगा। बट अनबैलेंस फोर्स है, अनबैलेंस फोर्स है, तो होगा क्या, अनबैलेंस फोर्स के कारण हो सकता है इसके डायरेक्शन में बदलाव हो जाए, हो सकता है इसकी स्पीड में बदलाव हो जाए। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर गाड़ी है चल रहा है ऑलरेडी किसी स्पीड से चल रहा है और हम बार बार उस पर पीछे से फोर्स लगा रहे हैं, तो उसका स्पीड देखो, अब मान लो अभी चल रही 10 के स्पीड से, और कुछ एक्सेलरेट, मान लो उसको एक्सेलरेट करें तो 10 के बाद स्पीड हो गई 15, और एक्सेलरेट करें तो 15 से 20 ना होती जाएगी, तो यानी बढ़ता जाएगा ना, यानी और कोई फोर्स लग रहा है उस गाड़ी पे तो स्पीड रुकेगा थोड़ी, स्पीड और लगातार फोर्स लगा रहे हो तो स्पीड बढ़ता जाएगा, स्पीड बढ़ता जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो गाड़ी क्या होगा, एक्सेलरेट होगा। तो अनबैलेंस फोर्स, ध्यान देना, कभी भी अनबैलेंस फोर्स कभी भी यूनिफॉर्म मोशन नहीं देगा। अनबैलेंस फोर्स मतलब ऐसा फोर्स जो अंतर है, दोनों तरफ से अंतर अलग फोर्स लग रहा है, तो ये कभी भी एक्सेलरेशन नहीं देगा। मतलब अनबैलेंस फोर्स कभी भी यूनिफॉर्म मोशन नहीं देगा, अनबैलेंस फोर्स से एक्सेलरेट होगा ही होगा। कोई दिक्कत है। अब यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे ये देना था, एक पिक्चर यहाँ पे, हाँ ये यहाँ पे पिक्चर। अब क्वेश्चन उठता है कि यहाँ पे हम इस ब्लॉक को धक्का दे रहे हैं, इस ब्लॉक पे पीछे से एक तरफ तो ये दोनों बच्चे मिलके यहाँ पे धक्का दे रहे हैं, पीछे से इस जमीन पे फोर्स लग रहा है फ्रिक्शन। अब ये ब्लॉक को हम तभी धक्का दे पाएंगे जब ये पुलिंग फोर्स, ध्यान देना है, ये फोर्स जो लगा रहे हैं वो फोर्स का क्या नाम है, पुलिंग फोर्स। ये पुलिंग फोर्स ग्रेटर देन होगा, ध्यान देना है, ये पुलिंग फोर्स जब फ्रिक्शन से ज़्यादा हो जाएगा उसके बाद ही ये क्या होगा, अपनी जगह से हिलेगा। जब तक पुलिंग फोर्स फ्रिक्शन से बड़ा नहीं होगा तब तक ये अपनी जगह से हिलेगा नहीं। क्लियर। अब अनबैलेंस फोर्स का एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको दिखाता हूँ। ये इस सब पे देखो, जो मैं बता रहा हूँ उस पे आपको कॉन्सेप्चुअल ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि अनबैलेंस फोर्स के कारण स्पीड बढ़ा या हो सकता है डायरेक्शन बढ़ा, यानी गाड़ी एक्सेलरेट होके स्पीड में आ गई। मान लो शुरुआती स्पीड 5 था, फिर 10, फिर 15 स्पीड आ गया। मान लो उस समय फोर्स हटा देंगे तो क्या स्पीड जो 5 से 15 हुआ था फिर 15 से 5 आ जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। यही जो स्पीड है ना, यही कंटिन्यूस चलेगी, 15 के स्पीड में ही चलता रहेगा। सिंपल समझे, 15 के स्पीड में चलेगा, 15 से 5 नहीं हो जाएगा, ये उसी स्पीड में कंटिन्यूस चलते रहेगा। अब एक और चीज़ इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जिनकी थ्योरी को ही पढ़ के न्यूटन ने और इसमें जोड़ के अपना थ्योरी बनाया। सबसे पहले तो याद रखिए, क्योंकि कई बार एग्जाम में, गवर्नमेंट एग्जाम में इनके देश का नाम पूछते थे। जो गैलीलियो थे वो इटली से बिलोंग करते थे और शुरुआत में इनको डॉक्टर बनाया गया, ये सब इनके बारे में नहीं। इनकी पहले किताब देख लेते हैं। इनकी पहली किताब थी द लिटिल बैलेंस। ध्यान देना, ये पहली किताब थी द लिटिल बैलेंस, जहाँ पे इस किताब में उन्होंने क्या किया है,
आर्किमिडीज जो प्रिंसिपल है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल आपने देखा था, वो चीज़ ऐसा थ्योरी है ना उसका कि ये बोलता है ना कि जो बायोन्सी फोर्स लगता है पानी में, वो किसके बराबर होता है, वो टोटल वाटर डिस्प्लेस किया गया है उस ऑब्जेक्ट के द्वारा उसके वेट के बराबर होता है। मतलब नीचे से जो पानी ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा जो वाटर डिस्प्लेस किया गया है उस ऑब्जेक्ट के द्वारा उसके वेट के बराबर हो जाएगा। वेट मतलब मास इनटू ग्रेविटी। आर्किमिडीज मेथड से इन्होंने क्या निकाला, रिलेटिव डेंसिटी निकाला। ये किताब है। उसके अलावा एक उनकी एस्से की सीरीज थी डी मोटू करके था, उसमें भी उन्होंने कई चीज़ बात की। ये किसकी बात की, जिसका एग्जांपल हम अभी समझेंगे, फॉलिंग ऑब्जेक्ट यूजिंग एन इनक्लाइंड प्लेन, ये भी हम समझेंगे। उसके अलावा इन्होंने ही बोला था, ध्यान देना, इन्होंने ही अपनी थ्योरी में बोला था किस चीज़ के बारे में, कि जो सन है उसके चारों तरफ प्लैनेट घूमता है, अर्थ के चारों तरफ नहीं घूमता। इन्होंने ही उस थ्योरी के बारे में बताया था। उसके अलावा और किताबें, डिस्कोर्सेस ऑन फ्लोटिंग बॉडीज, लेटर ऑन द सन स्पॉट, उसके बाद स्टारी मैसेंजर, ये कुछ किताबें हैं इनके बारे में इनकी किताबें हैं। ये इन्होंने ही थ्योरी दिया था। जैसे इन्होंने क्या बताया, ध्यान देना, सिंपल, अगर ये वाला स्लोप और ये वाला स्लोप दोनों बराबर है, ध्यान देना, ये वाला स्लोप और ये वाला स्लोप दोनों बराबर है, स्लोप का मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर है, और ये दोनों को आप सटा दें तो ये जितना नीचे यहाँ आएगा उतना ही ऊपर तक जाएगा। ये जो हाइट, जिस हाइट से नीचे आएगा ना उतना ही हाइट ऊपर जाएगा। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जहाँ पे फ्रिक्शन यहाँ पे बिल्कुल जीरो हो, फ्रिक्शन ना हो। इस सरफेस पे फ्रिक्शन होगा तो ये उस हाइट तक नहीं जा पाएगा, मे बी यहाँ तक जाए। सिंपल समझे, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका अगर मान लो एंगल बढ़ा दिया जाए तो हाइट इसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और एंगल घटा दिया जाए तो और ये हाइट मतलब बिल्कुल मैक्सिमम हाइट से भी ज़्यादा जाएगा, मैक्सिमम हाइट तक तो जाएगा ही जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब हम डिस्कस करते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। मेन देखो, इसका जो एग्जाम्पल चाहे यहाँ दिया हो या सेकेंड लॉ में एग्जाम्पल दिया हो या थर्ड लॉ में एग्जाम्पल दिया, मेन आपको गवर्नमेंट एग्जाम में एग्जाम्पल ही आएगा, ठीक है। बट अभी तक जो कॉन्सेप्ट हमने समझाया वो कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी था, ठीक है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है कि कोई ऑब्जेक्ट जो अपनी स्थिति है, चाहे वो रेस्ट में है या मोशन में है, अपना स्थिति तब तक नहीं बदलेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर न लगे, कोई बाहरी बल उस पर न लगेगा। एक इनर्शिया कॉन्सेप्ट होता है, किसी ऑब्जेक्ट की एक नेचुरल टेंडेंसी होती है, नेचुरल उसके अंदर ये चीज़ होता है कि वो अपना जो उसका स्टेट है ना, स्टेट मतलब जो अभी जिस अवस्था में है, अपना अवस्था नहीं बदलेगा, चाहे वो रुका है तो रुका ही रहेगा, चल रहा है तो चलता ही रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए जो मास ऑफ ऑब्जेक्ट है ना वो उसके इनर्शिया का मेजर करते, वही उसका मास है। एग्जाम्पल क्या है इसके, बहुत इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। पैसेंजर, देखो क्या होता है, ये बस पे इंसान बैठा हुआ है, बस के सीट पे बैठा हुआ है, ठीक है, एक इंसान यहाँ पे बैठा हुआ है तो अभी रुका हुआ है, ध्यान देना, अभी रुका हुआ है यानी इनर्शिया ऑफ रेस्ट में है, रुका हुआ है। लेकिन एकाएक अगर चलाएंगे तो इसका नीचे वाला पार्ट तो रुका हुआ है, ठीक है ना, मतलब नीचे वाला पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट पूरा रुका हुआ है। जैसे बस चलाएंगे तो बस का सीट आगे गया, तो बस का सीट आगे गया, इंसान का जो ऊपर वाला पार्ट है एकाएक बस के सीट के बहुत दूर है ना, तो ये ऊपर नहीं जाएगा, ये अपने ही जगह पे रहेगा, और ये पार्ट आगे फेंका गया, ये पार्ट यहीं पे रहेगा। तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा जो सर है ना पीछे टकरा गया, एक्चुअली सिर वहीं पे, हमारा नीचे वाला पार्ट आगे चला गया, इसलिए सिर पीछे की तरफ लगता है कि बैकवर्ड चला गया, ठीक है ना। यही उल्टा कब होगा, जब एग्जाम्पल लो, ये बस चल रहा है यानी हमारे बॉडी का नीचे वाला पार्ट चल रहा है। अब एकाएक एक गाड़ी रुक जाए, यानी इनर्शिया ऑफ मोशन में है, एकाएक रुक जाए तो नीचे वाला पार्ट तो रुक जाएगा, आगे वाला पार्ट, ऊपर वाला पार्ट तो अभी भी चल रहा है, तो हमारा जो माथा है ना आगे टकरा जाएगा। तो ये इसीलिए ना सीट बेल्ट इसलिए लगाया जाता है कि जो हम आगे की तरफ नहीं टकरा, सीट बेल्ट हमें रोक ले।
उसके बाद फॉलिंग ऑफ फ्रूट एंड लिव्स बाय शेकिंग, अगर पेड़ को आप हिलाओगे तो पेड़ को नहीं हिलाओगे, फल तो अपने जगह पे ही रहना चाहेगा, तो अपने ही जगह पे लटकना चाहेगा, तो वो क्या हो जाता है, वो हिल जाता है, जिसके कारण वो गिर जाता है। उसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कारपेट पे अगर आप डंडा मारते हो तो जो उसका धूल कण है वो थोड़ी कारपेट के साथ आगे भी, धूल कण तो चाहेगा अपना स्टेट नहीं छोड़ना चाहे, तो धूल कण उसी दिशा में नीचे गिर जाएगा। उसके अलावा ये इम्पॉर्टेंट है, ये वाला पार्ट यहाँ पे देखिए, एक ग्लास रखा हुआ है, एक कार्ड है, कार्ड को मारोगे तो सिक्का एक कार्ड के साथ नहीं जाता, सिक्का अपना स्टेट नहीं छोड़ता और सिक्का गिर जाता है नीचे में ही, ये कार्ड चला जाता है, सिक्का जस का तस रहता है। तो ये भी किसके कारण होता है, इनर्शिया के कारण। तो इनर्शिया का कॉन्सेप्ट ये सब है, और जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो भी इनर्शिया के कॉन्सेप्ट पे है। अब देखो, सबसे पहले सेकेंड लॉ ऑफ मोशन समझने से पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, देखो कोई ऑब्जेक्ट मोशन में आएगा, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, तो अगर किसी ऑब्जेक्ट में वेलोसिटी आ गया और ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ मास होगा, तो वो ऑब्जेक्ट अपने आप उस ऑब्जेक्ट में क्या आ गया, मोमेंटम आ गया। मोमेंटम क्या होता है, मास गुने वेलोसिटी के बराबर होता है। तो मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका यूनिट क्या होगा, मास का यूनिट होता है किलोग्राम और इंटू वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर प्रति सेकेंड। तो सेकेंड ऊपर जाएगा तो सेकेंड माइनस हो जाए 1 हो जाएगा। क्लियर। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन सिंपल बात बोलता है कि मोमेंटम के रेट में जो बदलाव होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ध्यान देना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यानी मोमेंटम में बदलाव समय के साथ, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जो अनबैलेंस फोर्स उस पर अप्लाई किया जाता है। ठीक है ना, अनबैलेंस फोर्स अप्लाई किया जाता है उसके डायरेक्शन ऑफ फोर्स में। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम देखो होता क्या है, मैं एक चीज़ और बता देता हूँ। देखो कोई ऑब्जेक्ट है, अभी वो चल रहा है मान लो 5 के स्पीड में से, 5 के स्पीड, और उसका वजन है 5 किलो, तो 25 होगा मोमेंटम, 5 गुने 5, और उसको फोर्स लगा के, ध्यान दे रहे, फोर्स लगाएंगे तो उसका स्पीड 5 से हो सकता है 10 हो जाए। देखो अभी स्पीड मान लो 5 है और उसका वजन है 5 किलो, ये है v, मतलब इनिशियल वेलोसिटी है u और मास है m। बाद में मास थोड़ी बदलेगा, मास 5 का 5 ही रहेगा और वेलोसिटी मान लो हो गया 10। क्यों, क्योंकि आपने धक्का दिया, आपने फोर्स लगाया है, तो मोमेंटम में बदलाव कितना हुआ, 50 माइनस 25 बदलाव हुआ 25, 50 में से गया 25 तो क्या हुआ 25। यही लिखा हुआ है कि ये फाइनल मोमेंटम है माइनस इनिशियल मोमेंटम, m कॉमन ले लेंगे v माइनस यू। ठीक है ना, m कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 10 माइनस 5। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो मोमेंटम में बदलाव बटे टाइम, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो F बराबर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो K आता है, K इंटू एम, और ये v माइनस यू बटे टी, और इसका हमें फॉर्मूला पता है, ये किसके बराबर होता है, एक्सेलरेशन के। तो फोर्स बराबर क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। यानी जो ये कॉन्सेप्ट आया मास इंटू एक्सेलरेशन का कि फोर्स बराबर, ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को डिराइव करने पे आया है। क्लियर। और फोर्स का ऐसे यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। क्लियर। अब देखिए जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है उसको भी ध्यान देना, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को स्टेट निकाल सकते हैं किससे, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से। ध्यान से देखिए क्या होता है, F बराबर m में हमने निकाला है, तो F बराबर क्या होगा, m इंटू F बराबर m इंटू ए के बराबर हमने क्या निकाला, v माइनस यू बटे टी। ये t नीचे है, याद रखिए t डिवाइडेड में है, तो t डिवाइड में है तो इधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, f इंटू टी बराबर m इंटू वी माइनस यू। अगर फोर्स जीरो है, अगर फोर्स जीरो है तो यानी ये वाला जीरो, लेफ्ट साइड जीरो तो राइट साइड भी जीरो, तो v बराबर क्या हो जाएगा, u हो जाएगा, क्योंकि ये जीरो, किसी का मास तो जीरो नहीं होता, तो यानी यही तो जीरो होगा, ये जीरो होगा, इसका मतलब v माइनस यू बराबर जीरो, तो यानी v बराबर u, यानी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी बराबर होगा। फाइनल वेलोसिटी इनिशियल बराबर होगा, यानी वो चल किस स्पीड से रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से रहा है, अपना बदल नहीं रहा है, ऐसा नहीं कि v बढ़ जा रहा है। ठीक है ना, जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, u अगर 5 है तो v भी 5 ही होगा। अगर u 0 हो गया,
तो वी भी जीरो होना पड़ेगा क्योंकि दोनों बराबर है ना। तो इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, रुका ही हुआ है। दोनों कॉन्सेप्ट इससे डेराइव होगा ना कि ऑब्जेक्ट अगर किसी स्पीड से चल रहा है तो उसी स्पीड से चलेगा, अगर रुक गया है तो रुका ही रहेगा। यानी सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी हम लोगों ने डेराइव कर लिया। अब मेन एग्जाम्पल इसका आएगा बहुत इंपॉर्टेंट। कोई क्रिकेट प्लेयर है तो कैच पकड़ता था, अपना हाथ पीछे खींच लेता है। ऐसा क्यों होता है? ये भी सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के कारण होता है। क्योंकि देखो एकाएक उसके हाथ में बॉल आएगा और एकाएक, क्योंकि बॉल में मोमेंटम है, मास इनटू वेलोसिटी है, वेलोसिटी एकाएक जीरो करना है। ध्यान देना, वेलोसिटी एकाएक जीरो करना है, यानी मोमेंटम में बदलाव। मान लो अभी मोमेंटम है 50, क्योंकि मान लेते बॉल का वजन है 1 किलो और स्पीड है 50, तो 50 गुने 1 क्या होगा? 50। अब एकाएक मोमेंटम को कर लेना है जीरो, तो 50 से सीधा जीरो। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये फोर्स के बराबर होगा। तो बहुत ज़्यादा हार्ड चोट नहीं लगा हमारे हाथ में, लेकिन क्योंकि हम क्या करेंगे, हमारा मोमेंटम बॉल का तो जीरो होना ही है अल्टीमेटली, बट हम क्या करेंगे, टाइम को बढ़ा देंगे, हाथ को पीछे खींचेंगे। यानी टाइम पहले 1 सेकेंड लग रहा था, अब हो सकता है 2-3 सेकेंड लगे, तो हमारे हाथ पे चोट हो कम लगेगा। ठीक है। कराटे प्लेयर भी यही करता है कि कराटे प्लेयर को मान लो ईंट तोड़ना है, तो ईंट तोड़ता डायरेक्ट हाथ ईंट में नहीं टच करने जाता है, ये बहुत जो ऊपर से हाथ खींचता है, यानी पहले हाथ में मोमेंटम लाता है। हाथ में मोमेंटम लाया, मान लो मोमेंटम 100 लाया, एकाएक जीरो होगा। तो मैंने बोला था ना, एकाएक जीरो करते तो हाथ में बहुत ज़्यादा चोट लगता है, वही चोट ईंट पे लगेगा तो ईंट टूट नहीं जाएगा। तो हाथ को आराम से मारने से काम नहीं चलेगा, बहुत ज़ोर से खींचना पड़ेगा। ठीक है ना। उसके बाद vehicle are fitted with shockers. The shockers increase the time of transmission of the force of the jerk to reach the floor of the vehicle, hence less jerk is simple. व्हीकल में शॉकर्स लगाया जाता है कि नीचे नहीं होता है, जो स्प्रिंग टाइप का होता है कि जो उछल कूद पहिया में हो वो हमारे पास बहुत कम पहुँचे या ना के बराबर पहुँचे। थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमें पता है कि एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसे मैं आपको थप्पड़ मारूंगा तो आपको भी चोट लगेगा। तो ये जैसे गन को हम क्या करते हैं, रिकॉइल गन को पीछे खींचते हैं तो ये क्या करता है, बुलेट आगे की तरफ जाता है। ये और कहाँ कहाँ काम करता है, मैन अगर जंप करेगा बोट से, ये जंप करेगा बोट से तो बोट क्या होगा, पीछे की तरफ खिंचाएगा। उसके अलावा तीर धनुष इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है। उसका रॉकेट भी इसी पे काम करता है। ठीक है। देखो मोमेंटम का कंजर्वेशन का मतलब क्या हुआ, कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मोमेंटम मान लो ये है 5 और वेलोसिटी है 5, इसका है 2, वेलोसिटी है 2, तो टोटल मोमेंटम कितना हो जाएगा, 5 गुने 5 25 और यहाँ पे 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी टोटल कितना होगा 25 4 29 29। ठीक है। अब टकराने के बाद जो मोमेंटम आया ना, टकराने के बाद अब जो मोमेंटम आया, मान लो इसका हो जाएगा वज़न है 5, स्पीड हो जाएगा 4, और इसका वज़न है मान लो 2, स्पीड हो जाएगा कितना 4.5, तब ना 500 का 20 और 9 29। तो जितना मोमेंटम शुरुआत में, टकराने के बाद भी मोमेंटम बराबर ही होगा। टोटल मोमेंटम हो सकता है यहाँ पे इसका स्पीड 4 था, 5 से 4 हो गया ना, यानी इसका स्पीड कम हो गया, कम वाले का स्पीड को हम धक्का से मारे हैं, ज़ोर से स्पीड हो गया। ऐसे आराम से आप एग्जांपल देखे हो ना, जैसे एक चीज़ रुका रहता है, अब दूसरा चीज़ उसमें कोई टकराया, दूसरा चीज़ मान लो एक आपका बाइक रुका हुआ है, पीछे से किसी और का गाड़ी आया, अब बाइक को ज़ोर से धक्का मारा तो उसके गाड़ी का स्पीड थोड़ा कम जाएगा और आपके बाइक में भी कुछ स्पीड आ जाएगा। इसका मतलब जो आपके बाइक का मोमेंटम था, पहले तो आपके बाइक का मोमेंटम जीरो था ना, क्योंकि मास जो भी था, वेलोसिटी तो जीरो था ना, बट उसके गाड़ी का मोमेंटम जो था वो बराबर हो जाएगा। अब फाइनली किसके बराबर हो जाएगा, आपके गाड़ी का मोमेंटम प्लस उसके गाड़ी का मोमेंटम, क्योंकि उसके गाड़ी का मास थोड़ी बदला, लेकिन उसका वेलोसिटी कमना चाहिए ना, क्योंकि उसका जो कमेगा वही तो आप में जुड़ेगा। यही होता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, हमने बता दी यही। और ये उसका प्रोपल्सन, रॉकेट प्रोपल्सन वाला इसी थ्योरी पे काम करता है। ठीक है।
तो इस वीडियो में और इस चैप्टर में यही हमें करना था, बहुत ज़्यादा डीप में, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं करना है। एग्जाम्पल ही आएगा इस चैप्टर से और कुछ आएगा ही नहीं आएगा। तो अगला चैप्टर ऑलरेडी हमारा ग्रेविटेशन वाला चैप्टर ऑलरेडी हो चुका है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे वर्क एनर्जी वाला, वर्क एनर्जी एंड पावर वाला चैप्टर, ठीक है। उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और एक और चीज़, घटना चक्र हम पूर्वावलोकन कर रहे हैं, साइंस का ही सबसे पहले कर रहे हैं, थ्योरी और ऑब्जेक्टिव दोनों। अगर आपको ज्वाइन होना हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उस पर मैसेज कर देना, ठीक है। थैंक यू सो मच।